सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। लास्ट सेशन में हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्ट किए हुए थे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की कि जैसे कि स्टेटर में अगर हम लोग सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, तो सिंगल फेज सप्लाई से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं की जा सकती है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है। सपोज करिए स्टेटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से है। एक कंडक्टर यहाँ पे, उसका रिटर्न कंडक्टर यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। अब यहाँ से अगर करंट इंजेक्ट करते हैं तो बैक टू बैक कनेक्शन में फ्लो करता हुआ यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो क्रॉस डॉट वाले कॉन्सेप्ट से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन हम लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये सपोज करिए मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में है। अब अल्टरनेटिंग करंट क्योंकि हम लोगों ने सप्लाई किया हुआ है, तो जीरो टू पॉजिटिव मैक्सिमम टू जीरो टू नेगेटिव मैक्सिमम टू जीरो अल्टरनेट नेचर में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। जब पॉजिटिव मैक्सिमम पे होगा करंट तो फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम पे होगा। जब नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा तो फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा। और जब जीरो पे होगा तो फ्लक्स जीरो पे होगा, राइट। तो जीरो टू पॉजिटिव मैक्सिमम टू हाफ ऑफ द पॉजिटिव मैक्सिमम टू जीरो टू हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम टू नेगेटिव मैक्सिमम। तो इस तरीके से पल्सेटिंग नेचर में फ्लक्स लाइंस फ्लो करेंगी, राइट। फ्लक्स एक्सिस हम लोगों को ऑब्जर्व होगा। फ्लक्स लाइंस ऑब्जर्व होगा। इतना डिस्कशन लास्ट सेशन में हमारा हुआ था, जिसके कारण डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से एनालाइज करें तो सिंगल फेज सप्लाई अगर हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इंजेक्ट करते हैं तो दो फील्ड्स क्रिएट होंगी, दो फ्लक्स लाइंस क्रिएट होंगी। हाफ ऑफ द फ्लक्स इस डायरेक्शन में, हाफ ऑफ द फ्लक्स इस डायरेक्शन में। एक फॉरवर्ड फ्लक्स, एक बैकवर्ड फ्लक्स। फॉरवर्ड फ्लक्स के कारण फॉरवर्ड टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, बैकवर्ड टॉर्क फ्लक्स के कारण बैकवर्ड टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। तो ओवरऑल जो रोटेशन है रोटर का वो जीरो पोजीशन पे रहेगा, वो रोटेट ही नहीं करेगा, क्योंकि जितना फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है उतना ही बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, तो वो स्टैंड स्टिल पोजीशन पे बना रहेगा, इजंट इट। यही डिस्कशन हुआ था लास्ट सेशन में डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से। अब हम लोग कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ ऑक्सिलरी वाइंडिंग इंक्लूड करेंगे जिसके थ्रू मशीन को स्टार्ट किया जा सके, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जा सके। अब अगर इसको स्टार्ट करना है तो आपने जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसके सीलिंग फैन को देखा होगा, कभी कभी रुक जाता है। तो कॉम्ब वगैरह के हेल्प से या फिर पेन के हेल्प से पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में रन करना चालू कर देता है, लाइक दैट, राइट। तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर्ड है, क्योंकि जितना फॉरवर्ड टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही बैकवर्ड टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण मशीन हमारी रोटेट नहीं हो पा रही। तो आज के सेशन में उन्हीं क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या मैथोडोलॉजी यूज करके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जा सकता है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड RRBJ 2024 में 7,900+ पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का कोर्स CBT 1 499 में अवेलेबल है, CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जिस डेट पे आप इन कोर्सेस में एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे इमीडिएट बेसिस पे आपको RRBJ की ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी स्टडी अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5,555 रुपीज़ है। गेट 2025 का कोर्स 2,222, 26 का कोर्स 3,333 एंड 27 का कोर्स 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्स हैं, जैसे कि RRB JEE SSC JEE 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल UPSC का जो एग्जामिनेशन होता है जिसमें नॉन टेक्निकल पार्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इन्वायरमेंटल साइंस, ICT और भी कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको 777 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे नेटवर्क, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी, माइक्रो प्रोसेसर, इन कोर्सेज में अगर आप एनरोल करना चाहें तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर कॉम्बिनेशन के साथ कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की गेट 2025 के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो 333 में अवेलेबल है, इंक्लूसिव जीएसटी। टॉपिक वाइज टेस्ट इसमें 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 हैं, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप अटेम्प्ट करके प्रॉपरली एनालाइज करते हैं तो आपको अपने मिस्टेक्स का आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर कैलकुलेटर का यूज़ कितना इफेक्टिवली आप कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंकर्स के साथ कंपेयर करने का मौका मिलेगा अपने रिजल्ट्स को, कि आपका वीक एरिया कौन सा है, कहाँ पे और भी स्टडी करने की ज़रूरत है, कहाँ पे न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और भी न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है। और ओवरऑल जो भी मिस्टेक्स आप कमिट कर रहे हैं, इन मिस्टेक्स को इन टेस्ट सीरीज के हेल्प से अगर आप रेक्टिफाई करते हैं तो फाइनल गेट एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि 76 टेस्ट में जो भी क्वेश्चन है वो ऑफिशियल गेट पेपर के अकॉर्डिंग यूनिक क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे कि गेट एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगा, कभी भी रिपीटेड क्वेश्चंस आपको ऑब्जर्व नहीं होंगे। जनरल एप्टीट्यूड ई बुक, राइट। गेट के प्रिपरेशन में जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज 13 to 15 मार्क्स का होता है। थर्टीन टू 15 मार्क्स का होता है, जो कि किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है। तो जनरल एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी एक ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको किसी अदर रिसोर्सेज को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका प्राइस 222 है, प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, राइट। और ये बुक एरर फ्री आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि अदर पब्लिकेशंस भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे एरर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बुक में एरर लेस कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप कॉन्फिडेंस मैनर में एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमारा डिस्कशन हुआ था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, और आज के सेशन में हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ही फर्दर क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से मशीन्स को रन कराया जा सके, राइट, टू फेज मशीन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। सिंगल फेज मोटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्टार्टिंग मैथोडोलॉजीज। ये स्टार्टिंग मैथोडोलॉजी क्या है? स्प्लिट फेज क्रिएट करके। स्प्लिट फेज में रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर, या फिर स्प्लिट पोल क्रिएट करके। क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए शेडेड पोल का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। तो ये दो क्लासिफिकेशंस है, और ये स्प्लिट फेज में फर्दर ये 3 क्लासिफिकेशन है, इनके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर।
रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, जैसे कि स्टेटर के को ड्रॉ किया हुआ था हम लोगों ने, इस तरीके से वाइंडिंग्स स्टेटर में देखने के लिए मिल रही थी, सिंगल फेज वाइंडिंग। यहाँ से हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई अगर इंजेक्ट करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई इंजेक्ट करते हैं, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो होता हुआ, यहाँ से फ्लो होता हुआ, यहाँ से फ्लो होता हुआ, यहाँ से रिटर्न आ जाएगा, राइट। अब जब भी करंट फ्लो कर रहा है, एसी करंट जब भी करंट फ्लो कर रहा है, व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर विल बी द इंड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस, तो ये करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स लाइंस क्रिएट करेगा। अब डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से एनालाइज किया हुआ था, हाफ ऑफ द फ्लक्स लाइंस फाई एम, अगर टोटल फ्लक्स फाई एम क्रिएट हो रहा है तो फाई एम बाई टू इस डायरेक्शन में एंड फाई एम बाई टू इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जो कि इसके कारण फॉरवर्ड टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, इसके कारण बैकवर्ड टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण रोटर रोटेट नहीं कर पाएगा किसी भी डायरेक्शन में। यही एनालिसिस किया हुआ था हम लोगों ने लास्ट सेशन में डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से। तो इस मशीन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से सप्लाई दिया हम लोगों ने, और ये मेन वाइंडिंग हम लोगों को ऑब्जर्व हो रही है। यहाँ पे मेन वाइंडिंग, इसको हम लोग कह रहे हैं मेन वाइंडिंग, इस वाली वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग। और यहाँ पे हमारा स्क्वायरल केज रोटर रखा हुआ है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग स्क्वायरल केज रोटर ही यूज करते हैं, राइट, जिसमें एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स हैं जो कि बोथ हैंड से शॉर्ट सर्क्यूटेड है, बोथ हैंड से शॉर्ट सर्क्यूटेड है। तो ये रहा हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब क्योंकि इसमें टॉर्क का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पर्टिकुलर डायरेक्शन में मशीन रन कर पाए, यहाँ से हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई इंजेक्ट किए हुए हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो रोटर ड्रॉ कर सकते हैं जो कि स्क्वायरल केज रोटर है, राइट। वही स्क्वायरल केज रोटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग का हेल्प लेते हैं कि यहाँ पे एक स्विच काइंड ऑफ अरेंजमेंट करके एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। वाइंडिंग है इसीलिए इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर बनाना है हम लोगों को, तो यहाँ पे एक रजिस्टर इंक्लूड किया हुआ है, राइट, और इसका स्विचिंग कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। इस डायरेक्शन में स्विच को आप क्लोज कर सकते हैं। इस स्विच को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के नाम से जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और जैसे कि केवल मेन वाइंडिंग थी तो कौन सा करंट फ्लो कर रहा था, मेन करंट IM यहाँ पे फ्लो कर रहा था। अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग अगर कनेक्ट कर देते हैं ड्यूरिंग स्टार्टिंग, तो यहाँ पे स्विच करंट या फिर हम लोग ऑक्सिलरी करंट कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, तो IS से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा स्टेटर का है एंड ये वाला पार्ट रोटर का हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, राइट। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन वाइज। अब देखिएगा वोल्टेज, यहाँ का जो वोल्टेज है इसको अगर फेजर में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ का वोल्टेज जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। अब IM को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I, यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है, IM जा रहा है। IM प्योर इंडक्टिव नेचर का है, प्योर इंडक्टिव नेचर का है। कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे पिक्चर में नहीं देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वाइंडिंग है तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। तो इंडक्टिव होने की वजह से ये हाईली लैगिंग रिप्रेजेंट किया हुआ है वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, हाईली लैगिंग रिप्रेजेंट किया हुआ है मेन करंट को इंडक्टिव होने की वजह से, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड है, तो प्योर 90 डिग्री लैग नहीं कर रहा है, सम एंगल से लैग कर रहा है। अब सपोज कर सकते हैं 45 डिग्री या फिर 65 डिग्री या फिर 85 डिग्री, नॉट 90 डिग्री, राइट। तो कुछ इस तरीके से IM को रिप्रेजेंट कर दिया। अब IS को अगर रिप्रेजेंट करना है तो IS को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है और रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर है ये, मतलब रेजिस्टेंस जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में वो ज्यादा है, डोमिनेटिंग है।
और उसके साथ साथ वाइंडिंग भी है, तो इंडक्टिव नेचर भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडक्टिव नेचर होने की वजह से सम एंगल से ये लैग करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस होने की वजह से 90 डिग्री लैग नहीं करेगा, कुछ ही एंगल से लैग करेगा। तो ये सपोज करिए आई एस को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, इन बिटवीन आई एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है। तो ये वोल्टेज के रेस्पेक्ट में सम एंगल से लैग कर रहा है, लेकिन नॉट 90 डिग्री, क्योंकि प्योर इंडक्टिव नहीं है, रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है, और रेजिस्टेंस का जो डोमिनेशन है इंडक्टर के कंपैरिजन में वो ज्यादा है, राइट। तो इसी वजह से सम एंगल से लैग कर रहा है ये, नॉट 85 डिग्री, नॉट 75 डिग्री, नॉट 65 डिग्री, उससे कम एंगल से लैग कर रहा है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है आई एम और आई एस के बीच का जो एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री होती है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर में। और इन दोनों का फेजर सम लेते हैं, अगर हम लोग फेजर सम करते हैं, तो आई एस ये फेजर क्वांटिटी है, ये भी फेजर क्वांटिटी है, आई एस प्लस आई एम करेंगे तो आई मिल जाएगा हम लोगों को। इन दोनों का फेजर सम करने पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे आई मिल गया हम लोगों को, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये सारी चीज़ें इरेज करते हैं। अब टॉर्क जो होता है दो करंट्स पे डिपेंड करता है। टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एम प्लस आई एस, सॉरी आई एम आई एस, और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन these two currents, these two fields. So Im Is or angle between Im and Is, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन Im and Is। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपने फिनोमेना को रिप्रेजेंट किया, राइट। तो अब इस केस में दो करंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, आई एम और आई एस। तो देखिए सिंगल फेज, केवल सिंगल फेज के केस में सिंगल फेज सप्लाई जब दिया हुआ था, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग इंक्लूड नहीं किया हुआ था, तो केवल और केवल सारा करंट कहाँ पे जा रहा था, मेन वाइंडिंग में जा रहा था। केवल एक ही करंट जा रहा था एक ही डायरेक्शन में, जिसके कारण डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के कारण फॉरवर्ड टॉर्क एंड बैकवर्ड टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा था, मशीन हमारी रन नहीं कर पा रही थी। अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग आई, ऑक्सिलरी स्विच हम लोगों ने इंक्लूड किया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो जिसके कारण एक करंट आईएम जा रहा है, एक करंट आईएस जा रहा है। तो सिंगल फेज को हम लोगों ने टू फेज में कन्वर्ट कर दिया, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को टू फेज में कन्वर्ट कर दिया, और टू फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था कुछ इस तरीके से, आरएमएफ विथ टू फेज सप्लाई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है। ए डैश में जो करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण फ्लक्स का एमएफ एक्सिस इस डायरेक्शन में, बीबी डैश में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण एमएफ एक्सिस इस डायरेक्शन में। अब इनके कारण एमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है। जस्ट अ सेकेंड।
तो आरएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, आरएमएफ इज पॉसिबल नॉट इन सिंगल फेज बट डबल फेज की सप्लाई है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। लाइक थ्री फेज सप्लाई, टू फेज सप्लाई ऑल्सो कैन प्रोड्यूस आरएमएफ विथ रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड बट विथ reduced स्ट्रेंथ ऑफ phi m ओनली, राइट। तो जब आरएमएफ क्रिएट किया जा सकता है तो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर में जैसे कि रेजिस्टेंस के थ्रू सिंगल फेज को दो फेजेस में स्प्लिट कर दिया हम लोगों ने, अब पर्टिकुलरली टॉर्क का डेवलपमेंट पॉसिबल है। जब एक डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में क्रिएट होना चालू हो गया बिकॉज ऑफ द डबल फेज सप्लाई, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एन और एस पोल्स क्रिएट हो गए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। अब बीच में रोटर रखा हुआ है, एन पोल इस तरीके से कट करता हुआ जा रहा है, फ्लक्स यहाँ पे लिंक हो रहा है फ्लक्स। तो एज पर दी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रोटर कंडक्टर्स में वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा, करंट फ्लो करेगा एंड अगेन आरएमएफ क्रिएट करेगा, जिसके कारण दोनों पोल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हुए टॉर्क का डेवलपमेंट होगा और पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करना चालू कर देंगे ये। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग ड्रॉ करें एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग के केस में स्टार्टिंग टॉर्क जैसे कि ज्यादा देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को, राइट। स्टार्टिंग टॉर्क मिला, राइट। तो जब मशीन रन करना चालू कर दी, मेन प्रॉब्लम क्या था, दो टॉर्क देखने के लिए मिल रहा था, एक फॉरवर्ड टॉर्क एक बैकवर्ड टॉर्क। जैसे कि हम लोग पैसेंजर ट्रेन का एग्जांपल लिए हुए थे, जो सीलिंग फैन होता है वहां पे पर्टिकुलर दो टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है, एक फॉरवर्ड टॉर्क एक बैकवर्ड टॉर्क, जिसके कारण रोटर रन नहीं कर पा रहा है। अब थ्रू द हेल्प ऑफ पेन और कॉम्ब पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करें तो वो उसी डायरेक्शन में रन करना चालू कर दे। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हम लोग टू स्प्लिट सिंगल फेज सप्लाई को स्प्लिट फेज में कन्वर्ट किया, दो फेसेस में कन्वर्ट किया। अब दो फेसेस के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में, जिसके कारण रोटर पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करना चालू कर देगा। अब इमीडिएटली जब रन करना चालू कर दिया तो अगर 75 टू 80% ऑफ द स्पीड पे आ गया रन करता हुआ मशीन, तो आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग के स्विच को ओपन कर दीजिए, उसका कोई काम नहीं है अब क्योंकि मशीन स्टार्ट हो चुकी है। और अब मेन वाइंडिंग को ऑन कर दीजिए, मेन वाइंडिंग ऑलरेडी ऑन है, राइट। तो मेन वाइंडिंग के कारण अब मशीन उसी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इनर्शिया अवेलेबल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अवेलेबल है, एक्सटर्नल फोर्स उसको मिल रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो किसी एक ही डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रन कर रही थी वो उसी डायरेक्शन में रन करना कंटिन्यू रहेगी, राइट। लेकिन जब स्प्लिट फेज हटा दिया, टू फेज हटा दिया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिमूव कर देते हैं 75% टू 85% ऑफ स्पीड में, ऑलमोस्ट दिस इज 80% ऑफ स्पीड। यहाँ पे क्या है, एन एस है, और यहाँ पे एन आर की वैल्यू क्या है, जीरो। तो एन आर की वैल्यू इस तरीके से इंक्रीज होकर 80% ऑफ एन एस के बराबर आएगी और यहाँ पे एन एस के बराबर आएगी। तो 80% पे जब भी आती है तो आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्विच ऑफ कर दीजिए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग गेट्स ओपन, राइट। तो अब केवल मेन वाइंडिंग बची हुई है, एक ही करंट फ्लो करेगा और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मशीन को रन करेगा, लेकिन टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। यहाँ तक स्टार्ट हुई मशीन एंड देन रनिंग के टाइम पे टॉर्क यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, रनिंग टॉर्क। तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू जीरो, क्योंकि एन आर इज इक्वल टू एन एस है, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू वन, स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है।
तो देखिए थ्योरी में मेंशन है, वंस द मोटर स्टार्ट एंड रीच 80% ऑफ द रेटेड स्पीड, द सेंट्रीफ्यूगल स्विच gets open to isolate starting winding from supply and motor continues to run with main winding only. This is most popular for motors rating around 250 watt only, right? कि 250 watt तक की रेटिंग के लिए ये मोस्ट पॉपुलर मोटर है, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर. स्टेटर कंटेन्स split phase winding, two windings. First one is main winding and second one is starting or auxiliary winding. इसीलिए auxiliary winding के लिए AW and starting winding यूज करने के लिए SW. तो AW या SW से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस करंट को IS या फिर IAW से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट. मेन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं. एंड इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, मोर इंडक्टिव नेचुरली होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं जिसके कारण वोल्टेज से करंट यहाँ पे करंट लैग कर रहा है अराउंड 75% और 65%, सॉरी 65 डिग्री से लैग कर रहा है वोल्टेज से. स्टार्टिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग लेस नंबर ऑफ टर्न्स इंटेंशनली मेड हाई रेजिस्टिव विथ थिन कंडक्टर्स. इनको थिन कंडक्टर से हम लोग क्रिएट करेंगे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए. तो ये कम होने के कारण रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. तो इसमें रेजिस्टेंस डोमिनेटिंग रहता है और कुछ नंबर, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे जिसके कारण जो करंट फ्लो करे वो ज़्यादा लैगिंग ना हो, ज़्यादा लैगिंग ना हो, वोल्टेज से ज़्यादा लैगिंग ना हो. इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 डिग्री होता है, राइट. तो डबल फेज में हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, दो करंट्स अब फ्लो कर रहे हैं विथ थिन कंडक्टर्स. ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा. दिस विल इंट्रोड्यूस एन एंगल डिस्प्लेसमेंट between both currents in windings IM and IS around 30 डिग्री. अल्फा की वैल्यू क्या है, होती है अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री. इट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ स्टार्टिंग टॉर्क फॉर स्मॉल रेटिंग मोटर्स. स्मॉल रेटिंग मोटर्स में सफिशिएंट है स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए अराउंड 250 वॉट तक के मोटर में, बट नॉट सुटेबल फॉर हाई इनर्शियल लोड्स अबाउट 250 वॉट रेटिंग, राइट. कि 250 वॉट रेटिंग से ज़्यादा के लोड्स के लिए ये सुटेबल मशीन नहीं है. These are not suitable for frequent starting and stopping, but for continuous operation in its segments, alpha is low. Alpha is the angle between IM and IS. Current drawn high because of this temperature rise in the resistor. देखिए एक करंट IM यहाँ पे है, दिस इज IM, और IS इससे ज़्यादा लैग नहीं कर रहा है. इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है, ज़्यादा एंगल डिफरेंस नहीं है, तो इनका जो फेजर्स हम आप ड्रॉ करेंगे वो ज़्यादा होगा, आई की वैल्यू ज़्यादा होगी. अगर IS सपोज करिए IM यहाँ पे रहता और IS यहाँ पे रहता, ज़्यादा एंगल रहता. अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली लेट सपोज 65 डिग्री रहता या फिर 60 डिग्री रहता, तो क्या होता, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फेजर सम होता वो कम होता.
आई यहाँ पे क्या है, फेजर लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे फेजर लेंथ क्या है, आई का कम है। ये जितना ज़्यादा होते आई की वैल्यू उतनी कम होती, राइट। इन दोनों के बीच का एंगल जितना ज़्यादा होता आई की वैल्यू उतनी कम होती। ये जितना कम होंगे आई की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, कुछ इस तरीके से। तो क्योंकि एंगल डिफरेंस दोनों करंट्स के बीच का कम है, 30 डिग्री है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन के लिए यूज़ करें, तो क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो होने के कारण स्विचेस वगैरह डैमेज हो जाएंगे, तो फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन, कि एक बार स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड देन कंटिन्यूअसली रन कर रही है मशीन 70 to 85% ऑफ द स्पीड में, क्लोज कर दीजिए। जब 80% अराउंड 80% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड के बराबर रोटर की स्पीड हो जाए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ऑफ कर दीजिए थ्रू द हेल्प ऑफ स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और केवल मेन वाइंडिंग एक्टिवेटेड है, जिसके कारण मशीन अब फर्दर ऑपरेशन कर रही है, कंटिन्यूस टू रन है। लेकिन फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन के लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि हायर करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा अगर करते हैं ऐसा, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर राइज इन दी रजिस्टर विल हैपन विच विल डैमेज दी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, राइट। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, 250 वॉट तक हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक एप्लीकेशन है इसका, जैसे कि पंप मोटर्स में, सेंट्रीफ्यूगल मोटर्स में, फैन एंड ब्लोअर्स में, ऑल ऑफिस मशीनरी में, डेयरी एंड एग्रीकल्चर फार्म्स में, एंड वुड वर्किंग इंडस्ट्री में, पॉलिशिंग इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, राइट। सिंगल फेज रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर का 250 वॉट तक की रेटिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये ओवरऑल स्टोरी थी आपके रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर की। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।